हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके अपकमिंग एग्जाम पीएफआरडीए के लिए। तो अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे जो एनपीएस, ओपीएस एंड यूपीएस है। देखो, इतना सारा पेंशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो ओपीएस इज वेरी ओल्ड, बट ओपीएस से हमने एनपीएस पे माइग्रेट किया। तो एनपीएस में ऐसा किस तरीके का चैलेंज था जिसकी वजह से भारत सरकार को यूपीएस लॉन्च करना पड़ा, और ये जो 10,000 पेंशन है ये किन लोगों को मिलता है। तो ये सारा चीज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एंड लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर कि पीएफआरडीए में इससे सवाल जरूर आएगा। राइट, लेट मी रिपीट दैट, जरूर आएगा। शुरू करते हैं इस नोट पे इस वीडियो को। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो है हमारा सिलेक्शन। देखो, ये जो पीएफआरडीए का एग्जाम हुआ था ना 2022-23 में, उसमें कितने लोग सेलेक्ट हुए सबके नाम के साथ इस इमेज पे लिखा हुआ है। ऑल दिस पीपल आर हैप्पीली वर्किंग इन पीएफआरडीए। क्या पता अगले साल इसमें आपका नाम हो। राइट। सो शुरू कर दूं इसकी तैयारी। नोटिफिकेशन ऑल दो पीएफआरडीए ने हटा दिया अपने वेबसाइट से, लेकिन ये फिर से आएगा, न्यूज़ पे भी आया है। राइट। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले पेंशन सिस्टम को समझो, ठीक है। लेकिन हाल ही में आपने बहुत सारा ऐसा न्यूज़ पढ़ा है जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो रिजीम चेंज कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम से वो ओल्ड पेंशन स्कीम से मूव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि राज्य सरकार पे एक अनरेस्ट है। हाँ, जाहिर सी बात है, उनके जो एम्प्लॉय है, ये अनरेस्ट एम्प्लॉय की तरफ से आ रहा है, और उसको रेसिस्ट करते करते राज्य सरकार ने सीधा सीधा एनपीएस से वो ओपीएस पे मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एनपीएस में कुछ तो चैलेंजेस होगा जिस वजह से दे आर मूविंग टू ओपीएस। तो ये क्या है, इसको पूरा समझते हैं। बिगिनिंग विथ व्हाट इज ओपीएस। दैट इज ओल्ड पेंशन सिस्टम। ठीक है। देखो, ओल्ड पेंशन सिस्टम की मैं बात करूं ना, तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या था। इसमें यह था कि एक एम्प्लॉय को जो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है उसका 50% एश्योर्ड पेंशन मिलता था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एश्योर्ड। मतलब ये पेंशन 100% गारंटेड लोगों को मिलेगा। कौन देगा इसका गारंटी? दी सिस्टम देगा। ये सिस्टम किसने बनाया? भारत सरकार ने। तो भारत सरकार के एम्प्लॉय और राज्य सरकार के एम्प्लॉय को ये निश्चित तौर पे ये अमाउंट मिलना तय था अंडर द ओल्ड पेंशन सिस्टम। इसमें एक पॉइंट नोट करने का यह भी है कि जो इन्फ्लेशन के वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग ईयर ऑन ईयर बढ़ता है, उसको भी इसमें एडजस्ट करते थे यूजिंग डियरनेस रिलीफ। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता था, डियरनेस अलाउंसेस भारत सरकार या राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए दिया जाता है। राइट। उस बेसिस पे पेंशन भी रीएडजस्ट होता था। इसका मतलब एक कंपोनेंट होता था आपके बेसिक पे का आधा, जो कि एश्योर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इट्स एन एश्योर्ड मतलब गारंटेड। दूसरा ये है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टीएनएस अलाउंस बढ़ेगा। टीएनएस अलाउंस बढ़ा तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था ओल्ड पेंशन स्कीम का। राइट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसमें। अब क्या हुआ कि इस स्कीम को बदल दिया गया 2004 में। 2004 में एक नए स्कीम को लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट। इट वाज नोन एज न्यू पेंशन स्कीम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इसको समझो। मतलब 2004 में एक नया स्कीम आया, लेकिन उसमें कभी उस तरीके का सफलता देखा ही नहीं। एंड देयर आर स्टिल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है क्या? सबसे पहला है, देखो, इट्स एन अनफंडेड। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? इट्स एन अनफंडेड। मतलब उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। ठीक है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। वो कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है, भारत सरकार या राज्य सरकार, जिसके भी वो एम्प्लॉय हैं। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कोई फंड नहीं है, तो आपको तो आगे जाके पेंशन देने के लिए एक फंड क्रिएट करना होगा। इसका मतलब यू आर क्रिएटिंग ए पेंशन लाइबिलिटी। अब देखो, ये तो थियोरेटिकल बातें हैं, ठीक है, कि इट्स एन अनफंडेड, आपको पेंशन लाइबिलिटी होगा। लेकिन डेटा क्या बोलता है? अगर आप डेटा देखोगे ना, तो डेटा भी एग्जैक्टली सेम हकीकत बयान करता है कि 3,272 करोड़ इन 1990 एंड 91 से लेके अगर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर देखोगे, FY21, तो 1,90,000 तक ये पहुंच गया।
विच इज ह्यूज। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इट्स ए फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। ये सालों साल ये ग्रोथ कर ही रहा था, ये यूनियन बजट पे या स्टेट बजट पे प्रेशर डाल रहा था। तो कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम से मूव तो जरूर करना था, विच गवर्नमेंट हैज मूव्ड ऑन टू न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में भी क्या चैलेंजेस थे जिस वजह से इसको एम्प्लॉय ने रेसिस्ट किया, उसको समझने से पहले समझते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम है क्या। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम जो है ये 1 जनवरी 2004 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया, ठीक है, विथ ओल्ड पेंशन स्कीम। सो ताकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था ना, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, फाइनेंशियल इम्बैलेंस एक्सपेंडिचर, उससे बचा जा सके, जिस वजह से ये स्कीम लाया गया। ठीक है, और इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जैसे उसमें था अनफंडेड, लेकिन ये एक्चुअली अनफंडेड नहीं है, ये फंडेड है। मतलब जो एम्प्लॉय है ना, उसके सैलरी से भी ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जाता है, दैट इज 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस बाय द एम्प्लॉय एंड 14% बाय द गवर्नमेंट। 14% गवर्नमेंट खुद करता है। अब इसमें प्रावधान ऐसा है कि 18% इसको किया जाएगा इन द यूपीएस, लेकिन यूपीएस की बात अभी नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। तो एक जो प्रॉब्लम था अनफंडेड, देखो उसको इसमें सॉल्व किया गया अंडर द एनपीएस, कि नहीं, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ये एक एम्प्लॉय की तरफ से भी आएगा, दैट इज 10%, राइट। इसको मैनेज कौन कर रहा है? पीएफआरडीए रेगुलेट कर रहा है, एंड अंडर द एडमिनिस्टर कौन करता है? एनपीएस, अंडर द पीएफआरडीए एक्ट 2013। ठीक है, फिर अगर मैं स्कीम की बात करूं, देखो अब जो मैं नेक्स्ट वाला लाइन आपको बता रहा हूं ना, ये है एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट कि एनपीएस में क्या होता है। ये जो आप कंट्रीब्यूट करते हो एज एन एम्प्लॉय, 10% ऑफ योर बेसिक एंड डीए एंड 14% उसके ऊपर गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो टोटल फंड बन रहा है, पैसा आपसे आपका बन रहा है, ये एक जगह पे जमा हो रहा है, उसको फंड बोलते हैं। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए अंडर द एनपीएस देयर आर मल्टीपल स्कीम्स रन बाय एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, टाटा, आदित्य बिरला, कोटक, एचडीएफसी, यूटीआई एंड मैक्स। अब बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली लिंक टू मार्केट। आपका एक एक डिसीजन हो सकता है करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट करे। आप रिस्क नहीं ले सकते। आप डेट फंड में डालोगे पैसा, तो पैसा एफडी से ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, एफडी से थोड़ा बेटर ग्रो करेगा, 6, 6.5, 7% से ग्रो करेगा, उससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा इन डेट फंड। लेकिन वहीं पे अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, आप एक कंप्लीटली ग्रोथ बेस्ड प्लान पे डालते हो पैसा, वो पैसा 30%, 40%, 50%, 100%, 200% तक का भी बढ़ सकता है। तो ये एक कंफ्यूजन पॉइंट था लोगों में, जिनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर अंडर दिस बास्केट, कि जहाँ पे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो इट्स पेंशन, इट्स अबाउट लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें ना फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एनपीएस भारत सरकार को या राज्य सरकार को किस तरीके से हेल्प किया। ठीक है, कोई एश्योर्ड पेंशन नहीं है इसमें। जिस तरीके से ओपीएस में देर इज एन एश्योर्ड पेंशन, इसमें कोई एश्योर्ड नहीं है। आपको जिस तरीके से रिटर्न मिलेगा उस तरीके से आपका पेंशन मिलेगा, लेकिन रिटर्न के लिए भी आपको अपने फंड को उस तरीके से मैनेज करना होगा, जो शायद आपको नहीं आता है। दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ अनरेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? फंडेड बाय सेल्फ विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन। आप 10% दे रहे हो, भारत सरकार या राज्य सरकार उसके ऊपर में 14% दे रही है, मतलब इट्स सेल्फ फंडेड। ठीक, तो ये इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि देर इज नो फाइनेंशियल बर्डन। लॉन्ग टर्म में कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। द कंट्रीब्यूशन दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग इज पार्ट ऑफ द सीटीसी, एज सिंपल एज दैट। वो किसी एम्प्लॉय को लेने से पहले वो बजट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाता है कि दिस इज द कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव टू मेक फॉर द पेंशन फंड। ठीक, तो वो फैक्टर इन हो जाता है, सो देर इज नो फाइनेंशियल बर्डन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेंजेस ऑफ स्कीम्स। बहुत सारे स्कीम है। देखो ये भारत सरकार के लिए फायदा हुआ कि जो एम्प्लॉय को अंडरस्टैंडिंग है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो अपने पैसे को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द मार्केट। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दे वेर कंफ्यूज्ड कि क्या करें। तो देखो अनरेस्ट वहां से भी शुरू हुआ। ठीक, तो ये सारे रीजन की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
उनके एम्प्लॉय ने अनरेस्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट्स पहला तो उनको रिलीफ पहुंचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, आपको 5 साल बाद वोट मांगना है, सो दे शुड नॉट बी एनी अनरेस्ट अमॉन्ग एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो। तो सबसे पहले क्या किया, उनको एक ऑप्शन दिया कि आप ओपीएस में रिटर्न आ जाओ। दूसरा तो देखो पॉलिटिकल एडवांटेज है ही, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट इन सारे इश्यूज के चलते दी स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्रीड कि ठीक है हम एनपीएस को छोड़ के ओपीएस में वापस चले जाते हैं। अब देखो भारत सरकार ने एनपीएस लाया तो कहीं ना कहीं ये तो एक एक गलत बात हो गया कि एक न्यू सिस्टम से हम पुराने सिस्टम में वापस जा रहे हैं। इस सिस्टम में सुधार किया जाए, दैट इज द मोटो, सिस्टम में सुधार किया जाए। तो सिस्टम में सुधार करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब भारत सरकार ने एक कमिटी का गठन किया 2023 में, जिसको टीवी सोमनाथन ने हेड किया, और उस कमिटी से जो निकल के आया दैट इज यूपीएस, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ ये समझते हैं। देखो इसमें सबसे पहला जो हुआ वो है एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड पेंशन मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको 60% बेसिक का मिलेगा, वो भी लास्ट 12 मंथ में आपने जो विड्रॉ किया है सैलरी रिटायरमेंट से, उसका एवरेज निकल के आपको 60% मिलेगा। मतलब इट इज अगेन एश्योर्ड। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओपीएस से, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज हुआ, थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स इसमें मिलेगा। कंडीशन यह है कि 25 साल पूरा हो जाना चाहिए। अगर 25 साल पूरा नहीं होता है, मिनिमम 10 साल के क्राइटेरिया में द एम्प्लॉय इज एश्योर्ड द मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज अंडर द यूपीएस, जो आज के दिन में 9,000 रुपए है। ठीक है, तो आपने शुरू में थंबनेल पे जो 10,000 पेंशन देखा था ना, तो यही लाइन था कि 10 साल का सर्विस है तो मिनिमम पेंशन दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 10,000 रुपीज, राइट, अंडर द यूपीएस। आगे बढ़ते हैं, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो मैंने अभी बताया 10,000 रुपया, ठीक। उसके बाद एश्योर्ड फैमिली पेंशन, कि अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के वजह से, तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। उनको कितना मिलेगा, उनको 60% मिलता रहेगा, करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। जैसे आपने उसमें डियरनेस देखा था ना, कि डियरनेस अलाउंस के साथ पेंशन भी सालों साल एडजस्ट होता है, तो यहां पे एक्चुअली उसको एक अलग टर्म दिया गया, मतलब तो वही है, इसको इंडेक्स किया गया ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये वाला जो इंडेक्स बनता है इससे इसको जोड़ा गया है, वो उसमें जिस तरीके से इन्फ्लेशन आगे पीछे होगा उस तरीके से पेंशन इसमें आगे पीछे होगा, करेक्ट। तो ये एक एडवांटेज है। द लास्ट इज लमसम पेमेंट एट द रिटायरमेंट। देखो लमसम पेमेंट एक यूपीएस ओपीएस में भी मिलता है, लेकिन यूपीएस में एडवांटेज क्या है, इट्स 1/4, सॉरी 1/10 ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन। हर 6 मंथ सर्विस का 1/10 कैलकुलेट किया जाएगा, और जितने साल का सर्विस है वो लमसम आपको मिलेगा जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है, और ये अमाउंट आपके पेंशन को इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज द बिग एडवांटेज, कि पेंशन का कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट है, लमसम पेमेंट एट रिटायरमेंट इज इंडिपेंडेंट। लेकिन ओपीएस में बात करो तो ओपीएस में वो इफेक्ट करता था, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद चॉइस फॉर द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे भी एक कैच है कि एक बार एम्प्लॉय अगर एनपीएस से मूव करके यूपीएस में आता है तो वापस नहीं जा पाएगा एज पर द प्रेजेंट रूल्स, ठीक है। तो एम्प्लॉय को चॉइस दिया गया कि आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीफोल्ड करना है तो आप न्यू पेंशन स्कीम में रहो, न्यू पेंशन सिस्टम में रहो, उसमें एक ऐसा स्कीम चूज करो जो जिसका जो रिस्क एपेटाइट है आपका, जितना रिस्क आप ले सकते हो, इन दैट बेसिस यू कैन मल्टीप्लाई योर रिटर्न्स। अगर आपको एश्योर्ड ही चाहिए, रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए, यू कैन कम टू यूपीएस। तो यूपीएस इज बेसिकली मिक्स ऑफ बोथ, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब किस तरीके से डेटा आता है आगे देखते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि यूपीएस भारत सरकार ने 2024 में कब लॉन्च किया, और ये 2025 के कौन से मंथ के 1 तारीख से लागू होने वाला है। दिस इज द 2 क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग इट फॉर यू टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी पुट दैट क्वेश्चन इन इंग्लिश टू। In which in which month
of 2024, the government has launched UPS. The first question. The second question is, from when this scheme is going to become effect? ठीक है, फ्रॉम व्हेन इट इज गोइंग टू बिकम इफेक्टिव इन 2025। ये दो न्यूज़, ये दो क्वेश्चन आप कमेंट पे लिखो। बढ़ते हैं आगे। और ये सिलेक्शन आप जो देख पा रहे हो आरबीआई नबार्ड का है, राइट। आप जनरल अवेयरनेस के लिए बीपीडिया पढ़ सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल इन अवर वेबसाइट इन द form of daily magazine, in the form of weekly magazine, in the form of monthly magazine, all free of cost, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो वेबसाइट में कहाँ कैसे डाउनलोड करना है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। In the left hand side, what you can see is the course detail of PFRD exclusive online course. The introduction session is on 30 जून, जहाँ आप मेरे से मिल पाओगे, आपके डाउट डिस्कस कर पाओगे, राइट। और भी उसमें फैकल्टीज रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हो। Always remember, we help you prepare 50% faster, and to do that, download our app.